Hi friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about strange motor. First of all, we will see the construction of the strange motor, and then we will see the basic principle how the strange motor work, and then we will see the speed control, how the speed control or how we can able to control the speed of the strange motor. पहले हम देख लेते हैं what is a strange motor. व्हाट इज़ स्ट्रेंज मोटर। अब स्ट्रेंज मोटर करता क्या है, कैसे प्रिंसिपल है, वो सब अब हम देखने वाले हैं। अ स्ट्रेंज मोटर इज इसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो वाई वाउंड रोटर, उसको हम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका रोटर होता है वो वाउंड रोटर की जैसा होता है। जो हम वाइंडिंग करते हैं, रोटर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, ऐसा होता है। जो हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तब इंडक्शन मोटर में दूसरा भी एक टाइप ऑफ रोटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्विरल केज टाइप रोटर बोलते हैं, लेकिन उसका यूज़ इधर नहीं किया है। स्क्रैंक मोटर में सिर्फ और सिर्फ वाउंड रोटर का ही यूज़ होता है। स्ट्रेंज मोटर में वाउंड रोटर का ही यूज़ होता है, और दूसरा क्यों उसको फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बोलते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। और स्ट्रेंज मोटर कैन बी ट्रीटेड एज इन्वर्टेड पुली इंडक्शन मोटर। उसको इन्वर्टेड पुली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्ट्रेंज मोटर में क्या होता है, स्ट्रेंज मोटर में आप ये बेसिक फिगर देख सकते हो। तो स्ट्रेंज मोटर में जो रोटर होता है, ये जो बीच वाला हमारा रोटर है, उसको डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। किसके थ्रू स्लिप रिंग। ये जो दिखाया गया है, ये आर, वाई और बी, उसके थ्रू डायरेक्टली सप्लाई दिया है। किसको? रोटर को। और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो वाइट, वो एयर गैप है, और ये जो है वो हमारा स्टेटर है। तो अभी इधर क्या होता है, इधर आप देख सकते हो कि इधर क्या लिखा था, स्ट्रेंज मोटर कैन बी ट्रीटेड एज अ इन्वर्टेड पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। तो अभी उसको इन्वर्टेड पॉलीफेज इंडक्शन मोटर क्यों बोलते हैं? तो उसके लिए आपको इंडक्शन मोटर का सिंपल डायग्राम समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडक्शन मोटर की है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंपल जो हम यूज़ करते हैं वो क्या बोलता है कि एक रोटर होता है, ये वाला रोटर है हमारा, और ये बीच में रोटर होता है, इधर रोटर होता है, और ये हमारा स्टेटर है। मतलब जो हमारा रोटर है वो वाउंड रोटर भी हो सकता है और स्लिप रिंग टाइप भी हो सकता है। अभी इंडक्शन मोटर को आपको बेसिक प्रिंसिपल पता हो तो इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है? इंडक्शन मोटर सिंपली वर्क करता है जब हम स्टेटर को आर वाई बी सप्लाई देते हैं, तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो एन एस इज इक्वल टू 120 F/P की स्पीड से रोटेट होता है। वो जो फ्लक्स रोटेट हो रहा है एन एस की स्पीड से, वो रोटर के साथ लिंक हो रहा है। इधर इसके ऊपर स्टेटर आएगा, मैं अच्छे से बना दूँ तो ये हमारा रोटर है, ये हमारा रोटर है, और उसके ऊपर ऐसे स्टेटर आएगा, ऐसे पूरा स्टेटर आएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि जब भी स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग रखी होती है, ये स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग रखी हुई होती है, उसमें आर वाई बी 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, तब एन एस इज इक्वल टू 120 F/P से रोटेट होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये वाले रोटर के साथ लिंक होता है, और ये लिंक होने के कारण रोटर में करंट फ्लो होता है, और उसके कारण जो पोल जनरेट होता है, और एन एस के कारण जो पोल जनरेट होता है, मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंटरलिंकेज होता है, और उसके कारण हमारा इंडक्शन मोटर रोटेट होता है। तो ये तो हमने देखा सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, ये हमने इंडक्शन मोटर में देखा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हम बात करें स्ट्रेंज मोटर की, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए आप देख सकते हो उसको हमने इधर पॉलीफेज इन्वर्टेड मोटर बोला है। इधर आप देख सकते हो इट इज़ ए इन्वर्टेड पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। तो उसको हमने इन्वर्टर क्यों बोला है और इन्वर्टेड क्यों बोला है? तो जो हमने सिंपल इंडक्शन मोटर में देखा, तो हमारा रोटर कोई भी सप्लाई कंटेंट नहीं करता है, रोटर हमारा शॉर्ट सर्किट रहता है,
सिंपल इंडक्शन मोटर में अभी हमने पहले देखा उसमें रोटर शॉर्ट सर्किट रहता है, वो स्लिप रिंग थ्रू शॉर्ट सर्किट होता है और हम स्क्विरल केज रोटर यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट रिंग से शॉर्ट सर्किट रहता है। लेकिन इसमें हमने डायरेक्टली सप्लाई रोटर को दिया है। आपने नोटिस किया, डिफरेंस नोटिस किया? उसमें सप्लाई स्टेटर को देते थे, सिंपल इंडक्शन मोटर में सप्लाई स्टेटर को देते थे, लेकिन इसमें हमने डायरेक्टली सप्लाई रोटर को दिया है, वो भी 3 फेज सप्लाई। वो भी किससे दिया है? वो भी किससे दिया है? स्लिप रिंग से दिया है। ये आप देख सकते हो कि इधर स्लिप रिंग भी दिखाई गई। मतलब जो भी हमारी स्ट्रेंज मोटर होती है उसके रोटर में 3 फेज सप्लाई यूजिंग स्लिप रिंग थ्रू दिया जाता है। तो ये तो हमने देखा रोटर पार्ट। तो रोटर में दूसरा भी एक वाइंडिंग रहता है, वो अभी देखते हैं आगे। पहले तो अनलाइक द इंडक्शन मोटर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ स्ट्रेंज मोटर इज ऑन द रोटर। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो हमारा रोटर पे, मतलब जो रोटर पे हमने वाइंडिंग देखा अगली वाली स्लाइड में, तो वो हमारा एज अ प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है, उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ 3 स्लिप रिंग। अभी हमने देखा कि स्लिप रिंग थ्रू सप्लाई देते हैं। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर। अभी ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? तो इधर आप देख सकते हो कि इधर 2 वाइंडिंग दिखाया है। एक प्राइमरी वाइंडिंग दिखाया है रोटर के ऊपर, और एक ये वाला प्राइमरी वाइंडिंग है, और उसके ऊपर एक दूसरा भी वाइंडिंग है। वो हमारा कौन सा वाइंडिंग है? वो हमारा टर्सरी वाइंडिंग होता है। टर्सरी और आप रेगुलेटिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हो। 2 वाइंडिंग नाम है, 2 नेम आप उसके है, एक टर्सरी वाइंडिंग है और दूसरा रेगुलेटिंग वाइंडिंग है। तो ये दूसरा वाइंडिंग का यूज़ क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो पहले आप समझ लो कि कैसे अरेंजमेंट है। वो दोनों रोटर पे है। कौन दोनों? टर्सरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब कौन सी वाइंडिंग? जो रोटर पे है। रोटर को 3 स्लिप रिंग्स के डायरेक्टली जो कनेक्ट की है वो कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ रोटर। और उसके साथ ही कौन सी वाइंडिंग है रोटर पे? टर्सरी वाइंडिंग भी है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब एक सेकेंडरी वाइंडिंग स्टेटर पे होती है। ये जो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग ये वाली वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है वो हमारी स्टेटर पे है, तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये वाली वाइंडिंग और टर्सरी वाइंडिंग है। ये वाली वाइंडिंग ये हमारी टर्सरी वाइंडिंग है। और ये जो वाइट है बीच में वो हमारा एयर गैप दिखाता है। अभी हम आगे देखते हैं। Apart from the primary and the secondary winding, third winding is also called the tertiary winding, which is connected to the commutator. The primary and the secondary winding are used in the same rotor slots and are mutually coupled. मतलब जो हमने ये 2 वाइंडिंग देखी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 2 वाइंडिंग, मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग और टर्सरी वाइंडिंग वो म्यूचुअली कपल्ड होता है। प्राइमरी एंड टर्सरी वाइंडिंग आर यूज इन द सेम रोटर स्लॉट एंड आर म्यूचुअली coupled. The secondary winding are connected to the commutator via 3 sets of brush A1, A2, B1, B2 and C1, C2. ये जो ब्रश दिखाया है वो क्या है? वो सेकेंडरी के साथ कनेक्ट रहता है यूजिंग कॉम्यूटेटर। तो ये जो है बड़ा वाला ऑरेंज कलर जैसा वो हमारा क्या है? कॉम्यूटेटर है। तो ये मैं आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ। अब जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये आपको पता होगा, तभी आगे का जो आएगा वो आपको पता चलेगा। जो आप ये वीडियो स्किप कर दोगे और भगा दोगे तो आगे जो आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं डीप में जा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या है? द ब्रश पोजिशन कैन बी चेंज बाय द व्हील प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ द मोटर। मतलब एक व्हील, हैंड व्हील जैसा होता है, और उसको चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं? ब्रश की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। The angular displacement between the brush determine the injection EMF and the secondary winding which is required for the speed and power control. मतलब ये जो दिया है, ये जो ब्रश है उसकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और पोजीशन चेंज करने से क्या मिलता है? हमारा पावर फैक्टर भी चेंज होता है और स्पीड कंट्रोल भी होता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी होता है।
दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इधर आपने देखा था, इधर लिखा है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, लेकिन क्यों होता है? तो वो ब्रश की पोजीशन चेंज करने से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी ब्रशेस। तो वो कैसे होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी आप ऐसा समझ लो कि हम ब्रश की पोजीशन चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं, उसके कारण हमको क्या मिलता है? स्पीड और पावर फैक्टर में चेंज मिलता है। तो ये पूरा हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अभी आगे देखते हैं कुछ हुआ। ये भी सिंपल वही डायग्राम दिखाया है, तो ये भी सिंपल है। जो आगे ये वाला डायग्राम है वही ये वाला डायग्राम है, एकदम सेम है। ये इंडक्शन मोटर देख लिया। अभी हम ऑपरेटिंग देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्रैंच मोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल मतलब कौन सी कंडीशन? हमारा रोटर की स्पीड 0 है, वो हमारी हो गई स्टैंड स्टिल कंडीशन। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन ड्यू टू थ्री फेज और थ्री फेज करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी वाइंडिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी रोटर पे है, रोटर पे जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और उसको हम जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो सेकेंडरी के साथ कट होता है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कौन सी स्पीड से रोटेट होता है? NS, सिंक्रोनस स्पीड NS। NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। Therefore, according to the Lenz's law, rotor will rotate in the direction as to oppose the cause। ये समझना पड़ेगा ये क्या बोल रहा है। जब भी हमने रोटर में थ्री फेज सप्लाई दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। रोटर की बात कर रहा हूँ। रोटर में स्लिप रिंग टू जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P की स्पीड से रोटेट होगा। ये रोटेट हुआ फील्ड स्टेटर के साथ लिंक होगा, स्टेटर के साथ लिंक होगा। उसके कारण क्या होगा? स्टेटर में करंट फ्लो होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, उसके कारण SE2 जितना है उसमें EMF जनरेट होगा स्टेटर की वाइंडिंग में। उस EMF के कारण करंट फ्लो होगा और उसका भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो अभी स्टेटर और रोटर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन होगा और उसके कारण हमारा रोटर रोटेट होगा। अब देख रहे हो कि सप्लाई हमने रोटर में ही दिया और हमारा रोटर ही रोटेट हो रहा है। स्टेटर में तो जनरेट हो रहा है यूजिंग लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। जो स्टेटर में जो करंट है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई में दिया है वो रोटर में दिया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये क्या बोल क्या रहा है कि जो हमारा रोटर रोटेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स होगा। मतलब जो भी रोटर थ्रू जो फ्लक्स जनरेट होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रोटर जनरेट होगा। देयरफॉर द अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द रोटर विल रोटेट एज टू अपोज द कॉज एंड टू इंड्यूस स्लीप फ्रीक्वेंसी EMF। व्हाट इज द स्लीप फ्रीक्वेंसी EMF? SE2। अभी ये स्लीप फ्रीक्वेंसी EMF क्या है? स्लीप फ्रीक्वेंसी EMF क्या है? तो मैंने तो ऐसा बोल दिया कि SE2 जो हमारे स्टेटर में जनरेट होता है इन द सेकेंडरी मतलब हमारा स्टेटर। तो S सिंपल आपको पता है, स्लीप NS माइनस N अपॉन NS, ये हमारी स्लीप की इक्वेशन होती है। देयरफॉर द रोटर रोटेट इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द सिंक्रोनस रोटेटिंग फील्ड। मतलब जो सिंक्रोनस NS की स्पीड से रोटेट हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रोटर जनरेट होता है ड्यू टू लेंज लॉ। नाउ द एयर गैप। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है? हमारा रोटर की स्पीड 0 हो जाती है, मतलब S हमारा 1 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा क्योंकि स्टैंड स्टिल में हमारा रोटर रोटेट ही नहीं हो रहा, तो N 0 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू NS माइनस N अपॉन NS, वेर N इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो SE2, ये SE2 क्या बोल रहा है? जनरेटेड EMF इन द सेकेंडरी और रोटर ऑफ द स्ट्रैंज मोटर। तो S1 हो गया तो E2 आएगा, मतलब जो वोल्टेज E1 में है, प्राइमरी में है, रोटर में है, वही वोल्टेज सेम हमको E2 में मिलेगा। देयरफॉर द रोटर रोटेट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सिंक्रोनस रोटेटिंग फील्ड। नाउ एयर गैप फील्ड इज रोटेटिंग, नाउ द एयर गैप
rotating at slip speed ns minus nr with respect to सेकेंडरी। ये एन एस माइनस एन आर क्या बोल रहा है? अभी तो हमने एन आर को जीरो ले लिया। एन आर मतलब हमारा रोटर की स्पीड, ये मैंने एन लिया था वही एन आर है। एन आर मतलब हमारे रोटर की कौन सी स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो ये तो हमने ज़ीरो कंसिडर किया था और एट स्टैंड स्टिल। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा रोटर भी रोटेट हो रहा है, तो कुछ रोटर की स्पीड है और ये सिंक्रोनस स्पीड। नाउ द एयर गैप इन रोटेटिंग slip frequency ns minus n with respect to secondary. So emf collected by slip frequency. What is the emf collected by stationary brush is slip frequency? ये क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ मतलब s इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर एन एस। तो पहले तो हमने एन आर जो रोटर की रोटेटिंग स्पीड है, रोटर की रोटेटिंग स्पीड, उसको ज़ीरो ले लिया था। लेकिन अभी हम कंसीडर करते हैं कि कुछ स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट होता है, तो इसका डिफरेंस मतलब ये ज़्यादा है। अभी कंसीडर करते हैं एन एस इज़ ग्रेटर देन एन आर, ऐसा ही होता है। सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे हमारा रोटर रोटेट होता है, तो ये कुछ हमको स्लिप मिलता है। तो जो एस ई टू आता है वो क्या होता है? जो ई वन जो प्राइमरी वोल्टेज से कम आता है, तो उसको ही हम बोलते हैं सेकेंडरी इंजेक्टेड वोल्टेज एंड द हैंस सुटेबल फॉर इंजेक्शन इनटू सेकेंडरी। तो ये कॉन्सेप्ट तो बेसिक है। अभी जब हम आगे जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये एन एस माइनस एन वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है। अभी आप ऐसा देख लो, ये एन एस माइनस एन आर क्यों होता है? क्योंकि हमारा रोटर में से थ्री फेज सप्लाई दिया है, ये थ्री फेज सप्लाई दिया है आर वाई वी, तो उसका कुछ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो कौन सी स्पीड से रोटेट होता है? एन एस के स्पीड से रोटेट होता है। अभी हमारा रोटर खुद रोटेट कर रहा है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एस रोटेट करेगा, मतलब एन आर आएगा। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया, वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? हमारा स्टेटर तो स्टेबल है ना, दैट इज़ वाई दिस इज द एन एस माइनस एन आर, वो स्टेटर के रिस्पेक्ट में आता है। क्योंकि रोटर रोटेट हो रहा है, उसके साथ जो एन एस है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रोटेट हो रहा है, और जो स्टेशनरी है वो हमारा स्टेटर है। दैट इज़ वाई एन एस माइनस एन आर फॉर द स्टेटर। अभी आगे देखते हैं। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल, कैसे वर्क करता है, जो एन एस क्या है, एन आर क्या है। तो ये तो हमने देख लिया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्क्रैंच मोटर। अभी हम आगे जाएंगे और उसका स्पीड कंट्रोल देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज, and don't forget to press the bell icon. Again, thanks for watching, and if you have still any query, just comment it. I will definitely reply.